गुड इवनिंग ऑल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम बात कर रहे थे भारतीय शासन एवं राज्य व्यवस्था की, और उसमें पहला पार्ट हम कंप्लीटेड कर चुके हैं, संविधान सभा। देखिए, आज सुबह से मैं देख रहा हूँ आप सभी ने जो प्यार और स्नेह है जिस प्रकार से दिया, हमारे YouTube चैनल पर जो सब्सक्राइब की संख्या है वो स्पीड पकड़ गई है, और हम चंद ही पलों में इस टारगेट को पूरा कर लेंगे और फिर अनेक सारे समसामयिक मुद्दों की क्लास लेकर आपके बीच में लाइव उपस्थित रहेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, जहां से सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है प्रिय विद्यार्थियों, वो है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। ये वो पार्ट है हमारे भारतीय संविधान का जहां से प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न आते ही आते हैं। वो किस प्रकार से आते हैं, किस प्रकार से आज तक पूछे गए हैं और किस प्रकार के प्रश्नों के पूछे जाने की आगे संभावना बनती है। तो हम आज चर्चा करने जा रहे हैं मौलिक अधिकार, हमारे फंडामेंटल राइट्स पर। देखिए, जब हमारा संविधान लागू हुआ उस दौरान मौलिक अधिकारों की जो कुल संख्या थी वो थी 7, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 1978 के द्वारा संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था उसको हटा दिया गया। वर्तमान में इनकी संख्या जो है वो 6 रह गई है, जिनकी हम चर्चा करेंगे। आज का जो लाइव सेशन है हमारा, आज की जो क्लास है उसमें एक ही मौलिक अधिकार कर पाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा पहला फंडामेंटल राइट्स, कौन सा? समानता का अधिकार। कौन सा पढ़ेंगे? समानता का अधिकार। देखिए, मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं। भारतीय संविधान का भाग 3 जो है, जिसमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं अनुच्छेद 12 से 35 तक, इनका उल्लेख है। भारतीय संविधान का ये जो भाग 3 है, इसी भाग 3 को भारतीय संविधान का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेग्ना कार्टा। अब आप मुझसे एक प्रश्न पूछोगे कि भाग 3 को ही मेग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है? तो देखिए, लगभग आज से 800 वर्ष पूर्व इंग्लैंड में 1215 ईस्वी को इंग्लैंड के राजा के द्वारा पहली बार इंग्लैंड के नागरिकों को एक अधिकार पत्र दिया गया था, जिसमें उनके नागरिकों को कुछ एक अधिकार दिए गए थे। इंग्लैंड के नागरिकों को वहां के राजा के द्वारा एक अधिकार पत्र दिया गया, जिसको मेग्ना कार्टा के नाम से पुकारा गया। इंग्लैंड के नागरिकों को जो अधिकार पत्र दिया गया उसको मेग्ना कार्टा के नाम से पुकारा गया। और हमारे जो भारतीय संविधान है उसमें भाग 3 है, जिसमें मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। इस कारण से भाग 3 को भारतीय संविधान का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। सुनिएगा जरा, अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। भाग 3 को हम मेग्ना कार्टा कहते हैं। प्रश्न यहां से बहुत बार पूछा गया है कि मौलिक अधिकार आखिर है क्या है, इनका नेचर कैसा है, इनकी प्रकृति। तो सुनिएगा जरा, ये प्रश्न विशेष तौर से आप गौर कीजिए। मौलिक अधिकारों की जो प्रकृति है वो निषेधात्मक है। क्या है? निषेधात्मक। क्योंकि मौलिक अधिकार हमें राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। वो राज्य को आदेश देते हैं कि राज्य ऐसा नहीं करेगा, राज्य किसी का शोषण नहीं करेगा, राज्य ऐसा नहीं करेगा, राज्य स्वतंत्रता का प्रतिबंध नहीं लगाएगा। वो राज्य पर कुछ एक प्रतिबंध लगाते हैं। मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं व्यक्ति की स्वतंत्रता हेतु। इस कारण से इनकी जो प्रकृति है वो निषेधात्मक है। अब हम बात करेंगे 1 by 1, आर्टिकल 12 से शुरू कर लेते हैं। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 12 है, इसमें डेफिनेशन दी गई राज्य की। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा। देखो, ये टॉपिक हमारा काफी लंबा रहेगा और विस्तृत रहेगा। राज्य की परिभाषा, जो आर्टिकल 12 है भारतीय संविधान का, जिसमें डेफिनेशन दी गई, राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य की परिभाषा वो नहीं है जो हम समझ रहे हैं, ये राज्य अलग प्रकार की है। संविधान के अंदर जो भाषा दी गई है राज्य की, वो क्या है? सुनिएगा जरा। कहा गया है कि वे सभी संस्थाएं
वे सभी संस्थाएं, चाहे वो सरकारी है चाहे वो गैर सरकारी है, दोबारा सुनिए, वे सभी संस्थाएं, चाहे वो गवर्नमेंट है चाहे वो नॉन गवर्नमेंट है, सरकारी है चाहे गैर सरकारी है, जो सरकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में अनुदान प्राप्त करती है, वे सभी संस्थाएं, चाहे सरकारी है, गवर्नमेंट है या नॉन गवर्नमेंट है, जो संस्थाएं चाहे गवर्नमेंट है चाहे नॉन गवर्नमेंट है, वो सरकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार का अनुदान प्राप्त करती है, वे राज्य की परिभाषा के अंतर्गत ही आती है। राज्य की परिभाषा दोबारा सुनिएगा, वे सभी संस्थाएं जो राज्य से किसी प्रकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनुदान प्राप्त करती है, वो स्कूल हो सकते हैं, वो कॉलेज हो सकते हैं, वो किसी प्रकार का प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, वो अपने आप में एक राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आता है। अब अपने बात करेंगे, इधर देखिए प्रिय विद्यार्थियों, अनुच्छेद 13 पर देखिए, असल में भारत का जो संविधान है या मौलिक अधिकारों का जो स्वरूप है वो कैसा होगा, आखिर मौलिक अधिकार क्या है, वो इसी अनुच्छेद में दिए गए हैं। अगर मैं बात करूं तो अनुच्छेद 13 वो अनुच्छेद है जो भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है मौलिक अधिकारों में जो सबसे महत्वपूर्ण है, तो कौन सा बताएंगे आप? आर्टिकल 13। अनुच्छेद 13 क्या कहता है, इस संदर्भ में विस्तृत चर्चा करेंगे अपने। अनुच्छेद 13 में बहुत सारी बातें दी गई है। अनुच्छेद 13 में कहा गया है, नंबर 1 13(1) में कहा गया है कि ऐसा कोई कानून या ऐसी कोई विधि जो संविधान के लागू होने से पहले की है, गौर कीजिएगा, ऐसा कोई कानून या ऐसी कोई विधि जो संविधान के लागू होने से पहले की है, जिसे आप कह सकते हैं प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, संविधान के लागू होने से पहले की। इसमें नंबर 2 में कहा गया है ऐसी कोई विधि जो संविधान के लागू होने के बाद की है। गौर कीजिएगा दोनों बिंदुओं पर। अनुच्छेद 13 कहता क्या है, मैं पहले बता दूं आपको, वो बात सुनने के बाद फिर यहां उलझ जाओगे आप। अनुच्छेद 13 वो आर्टिकल है जो हमारी न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करता है। ये न्यायिक पुनरावलोकन क्या है, इधर देखिएगा जरा। न्यायिक पुनरावलोकन, जिसको आप कह सकते हैं जुडिशली रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन, अर्थात व्यवस्थापिका संसद या राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाए गए जो भी कानून है उनकी पुनः समीक्षा करना। व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए या राज्य विधानमंडल के द्वारा जो भी कानून बनाए जाते हैं उनकी पुनः समीक्षा करना ही जुडिशियली रिव्यू है, न्यायिक पुनरावलोकन है। और वो जो बात है, ये जो अवधारणा है न्यायिक पुनरावलोकन की, ये अनुच्छेद 13 में निहित है कि अगर न्यायपालिका चाहे तो संसद व राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाए गए जो भी कानून है उनकी पुनः समीक्षा क्या कर सकती है, उनका रिव्यू जुडिशली कर सकती है। क्या कर सकती है? न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है। अब चलिए आप उधर अनुच्छेद 13(1) में कहा गया है कि ऐसी कोई विधि जो संविधान के लागू होने से पहले की है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ऐसी कोई विधि जो संविधान के लागू होने से पहले की है या पास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, संविधान के लागू होने के बाद की है, और वो विधि संविधान के साथ मेल नहीं खाती या संविधान से असंगत है, तो वो विधि अपने आप क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। गौर कीजिएगा जरा, शून्य लिखा गया, इसमें न की समाप्त लिखा गया है। क्या कहा गया है? ऐसी कोई विधि जो संविधान के लागू होने से पहले की है या ऐसी कोई विधि जो बाद में व्यवस्थापिका के द्वारा बना दी गई है, राज्य विधानमंडल के द्वारा बना दी गई है, और वो विधि मौलिक अधिकारों या हमारे संविधान से असंगत है, संविधान से मेल नहीं खाती, तो वो विधि स्वतः क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। शब्द गौर कीजिएगा जरा, वो विधि स्वतः शून्य हो जाएगी, न कि समाप्त। तीसरी बात देखिएगा जरा, इसमें अनुच्छेद 13(3) में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 13(3) में कहा गया है कि हमारी संसद या राज्य विधानमंडल, हमारी संसद या राज्य विधानमंडल के द्वारा जो भी कानून बनाए जाते हैं, 13(3) क्या कहता है? हमारी संसद या राज्य विधानमंडल के द्वारा
भी कानून बनाए जाते हैं, वो कोई कानून हो सकता है, वो कोई विधि हो सकती है, चाहे वो कोई आदेश हो, कोई नोटिस हो, अधिकार पत्र हो, किसी भी प्रकार का विनिमय या विनिमय पत्र हो, कानून विधि जो संसद या राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाया जाता है, अगर वो कानून या वो विधि संविधान से मेल नहीं खाती तो इस संदर्भ में कहा गया है वो स्वतः शून्य हो जाएगी। देखिए यहाँ एक थोड़ी सी गड़बड़ है, वो स्वतः शून्य हो जाएगी। इसको मैं डिफाइन कर दूं, आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा। एक मामला जो अक्सर चर्चा में रहा और ये प्रश्न बहुत बार पूछा भी जा चुका है आरपीएससी और यूपीएससी के एग्जाम में। एक मामला था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यपाल, गोलकनाथ बनाम पंजाब स्टेट। देखिए गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया कि संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा जो भी कानून बनाए जाते हैं या जो भी अमेंडमेंट किए जाते हैं संविधान के अंदर, वो भी विधि शब्द की परिभाषा में आते हैं। गौर कीजिए जरा, संसद व राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए जो कानून है वो भी विधि शब्द की परिभाषा के अंतर्गत ही आते हैं। इस कारण से वो विधि वो कानून वाद योग्य है, वो विधि वो कानून वाद योग्य है। दोबारा सुनिएगा, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 वाले मामले में क्या कहा गया कि संसद और राज्य विधानमंडल के द्वारा जो भी कानून बनाए जाते हैं, जो भी कानून बनाए जाते हैं वो भी विधि शब्द की परिभाषा के अंतर्गत ही आते हैं। इस कारण से वो भी वाद योग्य है। आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा जब ये बात कहेगी तो 24वां संविधान संशोधन संविधान में किया गया, 24वां संविधान संशोधन, ये बात है मित्रों 1971 की। और इसमें क्या किया गया, जो भी संविधान संशोधन है उनको विधि शब्द की परिभाषा से बाहर कर दिया गया। गौर कीजिएगा जरा, विधि शब्द की परिभाषा जो है इससे संविधान संशोधन को बाहर कर दिया गया। 24वें संविधान संशोधन 1971 को मैं दोबारा डिफाइन कर दूं कंप्लीटली। अनुच्छेद 13 में 3 बातें हैं, कौन कौन सी? एक तो वो कानून प्री कॉन्स्टिट्यूशन लागू संविधान के लागू होने से पहले के हैं या जो बाद में है बना दिए गए हैं और वो संविधान के साथ मेल नहीं खाते, संविधान से असंगत है, तो स्वतः शून्य हो जाएंगे। नंबर 3, संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा कोई कानून ऐसा बना दिया जाता है जो संविधान से मेल नहीं खाता, असंगत है, तो ऐसा कानून भी शून्य माना जाएगा। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के मामले में क्या निर्णय लिया गया, सुनिएगा कि संसद और राज्य विधानमंडल के द्वारा जो भी कानून बनाए जाते हैं, जो नियम बनाए जाते हैं, वो विधि शब्द की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। इस कारण से वो कानून और वो नियम वाद योग्य है। तब हमारी संसद ने इसका मुहर और जवाब दिया और एक अमेंडमेंट किया, एक संशोधन किया संविधान के अंदर और कहा 24वें संविधान 1971 के द्वारा कि संविधान संशोधन विधि शब्द की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते। गौर कीजिएगा यहाँ एक बात और, ये बात कह दी गई 1971 को 24वें संविधान संशोधन विधेयक में, अमेंडमेंट में। लेकिन आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा, एक मामला आपको आज नया बताता हूं मैं, जो हालांकि हर एक विद्यार्थी जो पॉलिटिकल का विद्यार्थी उसकी जुबान पर है, बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में वहां से प्रश्न आए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, साथ साथ में जो मैं लिख रहा हूं इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। काफी सारे मामले हैं हमारे संवैधानिक इतिहास में आजादी के बाद से जिनकी अपने एक एक चर्चा करेंगे। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य स्टेट का जो मामला है 1967 का है ये मामला। इधर देखिए 24वां संविधान संशोधन 1971 का है, जिसमें संविधान संशोधनों को विधि शब्द की परिभाषा से बाहर कर दिया जाता है। आगे देखिएगा, एक फैसला आया था 24 अप्रैल 1973 को, और वो क्या मामला था 24 अप्रैल 1973 को? आपने सुना होगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यपाल, एक ऐतिहासिक निर्णय भारत के संवैधानिक इतिहास का, जिसमें पहली बार 13 जजों की संवैधानिक पीठ बैठी थी और 13 जजों की संवैधानिक पीठ ने 7-6 से वो फैसला दिया था और वो एक ऐतिहासिक फैसला था।
24 अप्रैल 1973 को जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973, ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में जो डिसीजन आया था उसमें स्पष्ट कर दिया, डिफाइन कर दिया कि देखिए संविधान संशोधन हो चाहे वो, आप तो ये कह रहे हो, संसद ये कह रही है अमेंडमेंट करके संविधान संशोधन विधि शब्द की परिभाषा में नहीं आएंगे, लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाले मामले में ये स्पष्ट हो गया कि ऐसा कोई कानून या विधि, चाहे पहले का है, चाहे बाद का है, चाहे वो राज्य विधानमंडल या हमारी संसद ने बना दिया हो, और वो अगर संविधान के आधारभूत, गौर कीजिएगा जरा यहाँ केशवानंद भारती वाले मामले का महत्वपूर्ण फैसला, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में क्या कहा गया कि ऐसा कोई कानून या विधि जो संसद या राज्य विधानमंडल ने बनाया है और वो कानून या विधि संविधान के आधारभूत या मूलभूत ढांचे का उल्लंघन करता है या इसके विपरीत है या इसके असंगत है तो वो स्वतः ही शून्य हो जाएगा। आधारभूत और मूलभूत ढांचे का जो सिद्धांत है वो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य से लिया गया। ये मामला काफी लंबा चौड़ा है, कैसे कहां से शुरुआत हुई और किस प्रकार से जजों की संवैधानिक पीठ बैठी थी कि कौन इसका अध्यक्ष था, कभी अपने इसका एक अलग टॉपिक लेंगे, इस मामले पर चर्चा करेंगे बड़ी बारीकी से। ये मामला क्यों चर्चा रहा भारत के संवैधानिक इतिहास में, केशवानंद भारती वाला। आप इसका इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। फिर हम अनुच्छेद 13 की बात कर रहे हैं, अभी तक आर्टिकल 13 की, और आर्टिकल 13 में केवल 3 बातें की हमने। एक तो ऐसे कोई कानून जो संविधान के लागू होने के पहले के हैं, अगर वो संविधान से मेल नहीं खाते तो शून्य हो जाएंगे। दूसरी बात, वो संविधान के बाद के हैं, लागू होने के हैं, जो हमारी संसद या राज्य विधानमंडल ने बना दिए हैं, अगर वो भी संविधान से मेल नहीं खाते हैं तो शून्य हो जाएंगे। और नंबर 3 बात आपको बता दी मैंने कि संसद या राज्य विधानमंडल के द्वारा जो भी आदेश, नियम, कानून, विधि बनाए जाते हैं वो किसमें आते हैं, विधि शब्द की परिभाषा में ही आते हैं। ग्वालियर बनाम पंजाब राज्य वाला मामला, 24वां संविधान संशोधन और केशवानंद भारती वाला मामला, ये इसका डिफाइन रूप में चर्चा करेंगे जब व्यक्तिगत अपने किसी संवैधानिक मुद्दे पर चर्चा करेंगे उस दिन। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। आर्टिकल 13 आपको पता है सुप्रीम कोर्ट को, हमारे सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार देता है। आगे देखिए अनुच्छेद 13 में, आर्टिकल 13 में 3 सिद्धांत दिए गए हैं जिनको पढ़ लेना ठीक रहेगा। अनुच्छेद 13 में 3 प्रकार के सिद्धांत यहां दिए गए हैं, वो कौन कौन से हैं देखिएगा जरा। अक्सर जिस प्रकार के ट्रेंड के वर्तमान में आरएसएस में भी आरपीएससी के द्वारा जो पेपर सेटअप किया जा रहा है, जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, हो सकता है कभी यहां से भी प्रश्न पूछा जाए। देखिएगा जरा अनुच्छेद 13 में आच्छादन का सिद्धांत, आच्छादन का सिद्धांत दिया गया है। इसी में पृथक्करण का सिद्धांत दिया गया है आर्टिकल 13 में। जिन विद्यार्थियों के पास 12वीं पॉलिटिकल रही है वो पढ़ करके आए ये चीजें। और तीसरा दिया गया है वेबर का सिद्धांत, वेबर का सिद्धांत। हम तीनों को कंबाइंड समझेंगे, ऊपर वाले 2 तो कॉमन रहेंगे, नीचे वाला थोड़ा सा भिन्न रहेगा। आच्छादन का सिद्धांत क्या कहता है, आच्छादन के सिद्धांत में कहा गया है कि ऐसा कोई कानून या ऐसी कोई विधि, गौर कीजिएगा जरा, ऐसा कोई कानून या ऐसी कोई विधि जो हमारे संसद या राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाई गई हो, ऐसा कोई कानून या ऐसी कोई विधि जिसकी कोई धारा, देखिए जरा, ऐसा कोई कानून या ऐसी कोई विधि जिसकी कोई धारा संविधान से मेल नहीं खाती अर्थात असंगत है, तो वो धारा स्वतः क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी या समाप्त हो जाएगी, बताइए जरा। वो धारा न तो शून्य होगी और न समाप्त होगी। आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा। यहाँ आच्छादन का सिद्धांत कहता है कोई कानून या कोई विधि जिसकी कोई धारा संविधान से मेल नहीं खाती तो वो नहीं तो शून्य होगी न समाप्त होगी,
उस धारा पर हमारा जो संविधान है, ये जो आच्छादन का सिद्धांत है, इसमें ये कहा गया है हमारा संविधान उस पर आच्छादित हो जाएगा, अर्थात वो धूमिल हो जाएगी, उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। आगे देखिए जरा, पृथक्करण का सिद्धांत। ऐसा कोई कानून, ऐसी कोई विधि जिसकी कोई धारा, ऐसा कोई कानून, ऐसी कोई विधि जिसकी कोई धारा संविधान से मेल नहीं खाती है, उससे असंगत है, तो वो धारा समाप्त हो जाएगी, वो धारा हटा दी जाएगी, न कि वो कानून। गौर कीजिएगा जरा, पृथक्करण में क्या कहा गया है, ऐसा कोई कानून या कोई विधि जिसकी कोई धारा जो संविधान से मेल नहीं खाती, तो वो कानून नहीं हटाया जाएगा, उसकी वो धारा जो है वो शून्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी, उसको हटा दिया जाएगा, वो समाप्त हो जाएगी। आगे देखिए वेबर का सिद्धांत क्या कहता है। वेबर का सिद्धांत कहता है कि व्यक्ति जो है अपने मौलिक अधिकारों का परित्याग नहीं कर सकता, व्यक्ति अपने मौलिक अधिकार जो है उनका परित्याग नहीं कर सकता। आप ऐसे नहीं कह सकते। देखो अधिकार दो प्रकार के आपको बता दूं मैं, एक होते हैं ह्यूमन राइट्स, एक होते हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, जिनकी हम चर्चा शुरू करेंगे समानता के अधिकार से, एक है ह्यूमन राइट्स, जिनको कहते हैं, क्या कहते हैं, मानव अधिकार, और एक है मौलिक अधिकार। देखिए ह्यूमन राइट्स वो अधिकार है जो हमें जन्म से प्राप्त होते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तब स्वतः कुछ एक अधिकार उसको मिल जाते हैं, ह्यूमन राइट्स है वो, चाहे वो बच्चा अमेरिका में जन्म ले, चाहे इंग्लैंड में जन्म ले, चाहे वो किसी भी राष्ट्र में, किसी भी देश में जन्म ले, ह्यूमन राइट्स है। हम अब बात कर रहे हैं मित्रों फंडामेंटल राइट्स की, न कि ह्यूमन राइट्स की। वेबर का सिद्धांत ये कहता है कि मौलिक अधिकारों का कोई व्यक्ति परित्याग नहीं कर सकता। ये था आर्टिकल 13, अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 12 में हमने राज्य की परिभाषा पढ़ी, अनुच्छेद 13 में पहले 3 बातें पढ़ी, उसके बाद फिर ये 3 सिद्धांत पढ़े, आच्छादन का सिद्धांत, पृथक्करण का सिद्धांत, वेबर का सिद्धांत। फिर हमने 2 मामले पढ़ लिए, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का जो मामला है 1967 का, और उसमें कहा गया है कि संविधान संशोधन भी विधि शब्द की परिभाषा में ही आते हैं। गौर कीजिएगा जरा, जिसको 24वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया हमारे पार्लियामेंट के द्वारा 1971 में, और कहा गया संविधान संशोधन विधि शब्द की परिभाषा में नहीं आएंगे। लेकिन उसके बाद केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाले मामले में फैसला कुछ अजीब आया, और देखिए कैसा रहा। वेबर का सिद्धांत, पृथक्करण का सिद्धांत, आच्छादन का सिद्धांत, ये था आर्टिकल 13। जो मौलिक अधिकारों में अगर कोई महत्वपूर्ण अनुच्छेद है भारतीय संविधान का, तो वो है आर्टिकल 13। अब अपने आज बात करेंगे पहले मौलिक अधिकार की। पहला जो हमारा अधिकार है समानता का अधिकार, उसकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसको उतार लें पहले। अगर मेरे वीडियो लेक्चर में आपको स्पीड लग रही है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको आ रही है, तो निस्संदेह आप अपना छोटा भाई मान करके, आप अपना मित्र मान समझ कर मुझे, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में प्लीज राइट दें, ताकि इसमें मैं सुधार कर सकूं। ये हो सकता है मेरी स्पीड ज्यादा, बोलने की शैली सही नहीं हो, आपको कम समझ आ रहा हो, मैं कम लिख रहा हूं, तो इस संदर्भ में आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज राइट दें। आगे देखिए, आप हेडिंग डाल लो सारे के सारे, समानता का अधिकार। पहला जो हमारा आज मौलिक अधिकार रहेगा समानता का अधिकार। काफी महत्वपूर्ण है ये। समानता का अधिकार जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया है। इसका जो उल्लेख है अनुच्छेद 14 से 18 में है। कुल कितने अनुच्छेद हो गए? 14 से 18 4। कितने हो गए? ये सोच रहे होंगे ना, देखिए 14, 15, 16, 17, 18 5 हो गए, नहीं कि 4। प्रश्न यहां से भी पूछा जाने लगा आजकल कि समानता के अधिकार का जो उल्लेख है कुल कितने अनुच्छेदों में है, तो सीधा जोड़ देते हैं ना जल्दबाजी में कि 14 से 18 कुल 4 नहीं बल्कि 5 जोड़िए आप, 14, 15, 16, 17, 18। समानता का जो अधिकार है, एक प्रश्न तो यही बन गया आपका, 14 से 18 तक दिया गया है कुल 5 अनुच्छेदों में। अब देखिए बारी बारी से बात कर लेते हैं हम। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? अनुच्छेद 14 में प्रिय विद्यार्थियों 2 प्रकार की बातें हैं।
कितने प्रकार की बातें हैं? 2 प्रकार की। आप सोच रहे होंगे यहाँ तो, क्योंकि जब मैंने अनुच्छेद 14 लिखा, अधिकतर विद्यार्थियों के तो दिमाग में पहले से ही जो इसमें दिया गया है वो ध्यान में आ गया था, इसमें क्या दिया गया है। लेकिन इससे भी आगे क्या दिया गया है वो गौर कीजिए। विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। कानून के समक्ष, विधि के समक्ष सभी लोग समान होंगे, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, कोई भी बच्चा हो, बूढ़ा हो। विधि के समक्ष सभी लोग बराबर होंगे, सभी लोग समान होंगे, किसी के साथ विधि कानून के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके अंदर एक बात और लिखी है मित्रों, विधि के समक्ष समानता, ये जो अवधारणा है ये इंग्लैंड से ली गई है। कहां से ली गई है? इंग्लैंड से ली गई है। दूसरी जो इसमें इसी अनुच्छेद 14 में जो अवधारणा दी गई है वो है विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण। आप सोच रहे होंगे बीच में ये विधियों का शब्द, ये शब्द कहां से आ गया? देखिए, विधियों का समान संरक्षण से क्या अभिप्राय है? इसमें यह कहा गया है राज्य अगर चाहे, यहां तो यह कह दिया राज्य को कि राज्य विधि के आधार पर, कानून के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन देखिए, भेदभाव करना पड़ेगा, पॉसिबल नहीं है सभी को एक नजरों से देखना। देखिए, आप यकीन मानिए, जैसे कोई रेस है, आप किसी वैकेंसी में गए, कोई रेस है, उसमें एक हैंडीकैप है, कोई विकलांग है, ठीक है, उसको बोला जाए आप 1 घंटे में 10 किलोमीटर दौड़ो, और जैसे हम और आप हैं, हमें भी बोला जाए आप 1 घंटे में, हम दौड़ लेंगे। लेकिन जो विकलांग है वो कैसे दौड़ पाएगा? समझे मेरी बात? विधियों का समान संरक्षण का मतलब है राज्य को यह भी कहा गया है कि राज्य अगर चाहे तो अलग अलग वर्गों के लिए, देखिए जरा ध्यान से, अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग व्यवस्था भी कर सकता है। राज्य अगर चाहे महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, राज्य अगर चाहे, राज्य की अगर इच्छा हो भी हाँ ये करना चाहिए, तो वो अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग व्यवस्था भी कर सकता है। ये जो विधियों का समान संरक्षण है, ये जो अवधारणा है, ये हमारी अमेरिका से ली गई है। कहां से ली गई है? अमेरिका से। गौर कीजिएगा, विधि के समक्ष समानता, कानून के समक्ष सभी लोग बराबर होंगे, किसी के साथ विधि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर राज्य चाहे तो अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग व्यवस्था भी कर सकता है। यह था आर्टिकल 14। इसका स्क्रीनशॉट है अनुच्छेद 14 का, विधि के समक्ष समानता, विधियों का समान संरक्षण, ये 2 बातें इसमें दी गई है। अब देखिए आर्टिकल 15, अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि राज्य जो है किसी भी व्यक्ति के साथ, राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ जो 5 बिंदु यहां दिए गए हैं वो गौर करना जरा, क्योंकि आगामी परीक्षाओं में मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि जिस प्रकार से अधीनस्थ बोर्ड का आजकल एग्जाम हो रहा है, अधीनस्थ बोर्ड जिस प्रकार के ट्रेंड के प्रश्न पूछ रहा है, मैं गारंटी से कह रहा हूं आपको कि आपको केवल तथ्यात्मक, सीधे अगर आपने एक बुक्स पढ़ी और आपको लगा कि नहीं हमें तो सब कुछ आने लग गया, आपको उसका विस्तृत रूप में नॉलेज नहीं, तो वो प्रश्न अपने हल नहीं कर पाएंगे, चाहे वो इतिहास का हो, भूगोल का हो, किसी भी विषय को। मैं केवल पॉलिटी की बात नहीं कर रहा हूं। राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, राज्य किसी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश, 5 बातें देखिए। राज्य किसी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? भेदभाव नहीं करेगा। बड़े अच्छा प्रश्न बनता है, यहां से गौर कीजिएगा। ये 5 बातें यहां लिखी गई है, राज्य किसी व्यक्ति के साथ इन आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन यह भी कहा गया राज्य कर सकता है, वो सुनिए जरा कैसे। आर्टिकल 15(1) में ये बात लिखी गई है। आर्टिकल 15(2) जो है
उसमें कहा गया है राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ जो सार्वजनिक स्थल है, हमारे सार्वजनिक जगह जो है, सार्वजनिक स्थल जो है जैसे स्कूल है, मंदिर है, मस्जिद, गुरुद्वारे जो भी बने हुए हैं हमारे सार्वजनिक स्थल जो भी है, वो पार्क हो सकता है, वो हॉस्पिटल हो सकता है, उन सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होने देगा, किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। मार्क दूसरा है सार्वजनिक स्थल किसी के आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं होने देगा। नंबर 3 देखिएगा, राज्य जो है राज्य अगर चाहे, देखिए जरा, राज्य अगर चाहे तो महिलाओं व बच्चों हेतु विशेष प्रावधान कर सकता है। महिलाओं व बच्चों हेतु विशेष प्रावधान कर सकता है। गौर कीजिएगा जरा, यहां राज्य किसी व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों पर भेदभाव नहीं करेगा, राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष छूट दे सकता है, उनको उनके लिए अलग प्रावधान कर सकता है। नंबर 4 देखिएगा जरा, अनुच्छेद 15(4) जो है उसमें क्या कहा गया है, आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा। अभी पहले मद्रास राज्य था, तमिलनाडु तो बना है। एक मामला है 1951 का, एक लड़की चंपाकम दोराइजन नाम से ये दर्ज है, चंपाकम दोराइजन वर्सेस मद्रास राज्य। इस मामले में ये 1951 का मामला है, चंपाकम दोराइजन वर्सेस मद्रास राज्य 1951। जो हमारा मद्रास राज्य था, देखिए हमारा संविधान लागू होने के बाद मद्रास एक ऐसा राज्य था जहां पर एक ऑर्डर, एक सांप्रदायिक आदेश लागू था। वहां पर क्या जो शिक्षण संस्थाएं थी उनमें जाति के आधार पर एडमिशन होता था। गौर कीजिएगा जरा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यहाँ से। मद्रास राज्य जो पूर्व में मद्रास था, मद्रास राज्य में एक सांप्रदायिक आदेश आजादी के बाद, मतलब संविधान के लागू होने के बाद भी एक सांप्रदायिक आदेश लगा हुआ था, जिसमें क्या था कि शिक्षण संस्थान जो थे, स्कूल, कॉलेजेस, जो भी शिक्षण संस्थान थे, उनमें क्या है, जाति के आधार पर आरक्षण था। तो चंपाकम दोराइजन वर्सेस मद्रास राज्य वाले मामले में एक अच्छा फैसला आया। इस मद्रास राज्य का जो सांप्रदायिक आदेश था उसको रद्द कर दिया गया। गौर कीजिएगा जरा, मद्रास राज्य वाले चंपाकम दोराइजन वर्सेस मद्रास राज्य में जो डिसीजन आया उसमें मद्रास राज्य का जो सांप्रदायिक आदेश था उसको रद्द कर दिया गया, उसको समाप्त कर दिया गया। और हुआ क्या मित्रों, वो गौर कीजिएगा जरा, वर्ष 1951 को, बोर्ड आ रहा है, लिख दे, वर्ष 1951 ईस्वी को हमारी संविधान सभा जो संसद के रूप में कार्य कर रही थी, उसी संविधान सभा ने 1951 को, गौर कीजिएगा जरा, संविधान के अंदर प्रथम अमेंडमेंट किया, प्रथम संशोधन किया। और हुआ क्या, इसी अनुच्छेद 15 के अंदर ये धारा 4 जोड़ दी गई प्रथम संविधान संशोधन द्वारा। प्रथम संविधान संशोधन द्वारा चंपाकम दोराइजन वाला जो मामला है, उसके बाद संविधान के अंदर फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ और क्या हुआ, अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया। अनुच्छेद 15(4) में क्या निर्देशित था, क्या दिया गया कि सामाजिक और शैक्षणिक SC/ST, दोबारा सुनिए, SC/ST तथा सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था करता है अनुच्छेद 15(4). ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। ये था अनुच्छेद 15(4). देखिए मैं बीच में रिजर्वेशन की बात कर रहा था, बीच में आरक्षण की बात कर रहा था, तो आप सोच रहे होंगे कि आरक्षण शिक्षण संस्थाओं वाला आरक्षण किस प्रकार का आरक्षण है, तो मैं अभी बात करने वाला हूं अनुच्छेद 16(4) पर। जो नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था है वो भिन्न है, ये मैं केवल शिक्षण संस्थाओं की बात कर रहा हूं। नौकरियों का आरक्षण
थोड़ा भिन्न रहेगा। अभी हमने 15(4) की जो बात की है ये केवल और केवल शिक्षण संस्थाओं के आरक्षण की बात करता है। इधर देखिएगा अनुच्छेद 16 अवसर या नियोजन की समानता, अवसर या नियोजन की समानता। अवसर या इसमें कहा गया है कि राज्य किसी व्यक्ति के साथ, देखो वहां 5 बिंदु थे, यहां 2 और ऐड हो जाएंगे। राज्य जो है ना किसी भी व्यक्ति के साथ, राज्य